नमस्कार दोस्तों, प्रियंक्स कॉमर्स क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुछ जर्नल एंट्री डिस्कस की थी और रूल को अप्लाई करते हुए मैंने आपको ये सिखाया था कि उन जर्नल एंट्रीज को हम करते कैसे हैं। आज हम कुछ और जर्नल एंट्रीज करेंगे, साथ के साथ जो भी जर्नल एंट्रीज हमने पहले डिस्कस किए हैं, आज जब मैं आपको कुछ नया समझाऊंगा तो उन पुरानी जर्नल एंट्रीज को भी मैं साइड बाय साइड डिस्कस कर लूँगा। चलिए आज की नई जर्नल एंट्रीज सीखते हैं। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक, फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम डेट, पार्टिकुलर्स, एक कॉलम बाद में यहां बनता है लेजर फोलियो, जिसको हम शॉर्ट में एलएफ कहते हैं। इसका क्या रिलेवेंस होता, पहले क्या होता था, अब तो इसका कोई वैसा रिलेवेंस नहीं है, ये आपको बाद में बता दिया जाएगा, बहुत छोटी सी चीज है। और अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, पिछली वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं, फॉर्मेट यही था। अमाउंट का कॉलम होता है डेबिट, एक डेबिट अमाउंट का होता है, एक क्रेडिट अमाउंट का होता है। ठीक है, अब कुछ ट्रांजैक्शन आगे डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक, वो जो कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, कभी कभी वो पैसा लाता है, कभी कभी उसके घर का कोई सामान है, कोई एसेट है, मान लीजिए एसी उसके घर में लगा हुआ था, अब वो नया बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उसका ये है कि मैं नया एसी क्यों खरीदूं अभी, क्योंकि बिजनेस नया सेटअप हो रहा है, ज्यादा एक्सपेंडिचर वो अभी नहीं करना चाहता है। तो वो क्या करता है, घर का ही एक एसी मान लीजिए बिजनेस में ले आया वो, या घर का कोई और भी सामान वो अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए ला सकता है। तो बिजनेसमैन जब भी बिजनेस में कोई चीज लाएगा उसको हमेशा कैपिटल कहा जाता है, चाहे वो कैश लाए, चाहे वो कोई एसेट लाए, चाहे कुछ भी लाए, वो बिजनेस में उसको हमेशा कैपिटल कहा जाएगा। अब इसकी एंट्री क्या होती है, ये ट्रांजैक्शन हुआ कि भाई बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लाए या कोई एसेट लाया, तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हम एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री लिख रहे हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब जो उसका मालिक है बिजनेस का। ठीक, ₹8,000 8,000 रुपए उसने कैश में इन्वेस्ट किए हैं। ठीक, मान लीजिए फर्नीचर ले आया वो 15,000 के। ठीक, ये कैश लाया है और ये फर्नीचर लाया। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी एंट्रीज हम करते हैं बिजनेस में वो खुद को हम बिजनेस मान के करते हैं, बिजनेसमैन खुद को मत मानिएगा। अगर आप बिजनेसमैन खुद को मान लेंगे तो एंट्री आप गलत कर देंगे। अपने आप को बिजनेस मानिए और अब सोचिए, बिजनेस को एक इंसान मान लीजिए, आप अपने दिमाग में एक इमेजिनरी आदमी मान लीजिए, उसको सोच के आपको एंट्री करनी है। अब आप सोचिए कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, कि कैसे जर्नल एंट्री बनेगी। अब जब आप अपने आप को बिजनेस मानते हैं तो अगर मैं रूल, सबसे पहले रूल जब मैंने आपको सिखाया था तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी जब ट्रांजैक्शन होगा तो सबसे पहले इसमें ये चीज आइडेंटिफाई करिए कि इसमें कौन से अकाउंट हैं जो जिनमें ट्रांजैक्शन हो रहा है, जी हाँ, जिसमें इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसमें पहला आपने जो अकाउंट देखा वो देखा कैपिटल। ठीक, कैपिटल का सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए ये किस नेचर का अकाउंट है, ये नॉमिनल है कि नहीं है। कैपिटल किसी तरह की खर्चा नहीं होता, कैपिटल किसी तरह का इनकम नहीं होता। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, खर्चा और इनकम क्यों नहीं होता, शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। इन डिटेल अगर आपको जानना है तो पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं जाके। जो भी कैपिटल बिजनेसमैन लगा रहा है ये खर्चा नहीं है। क्यों नहीं है खर्चा, या इनकम नहीं है हमारी। आप ये कह सकते हो कि भाई बिजनेस को तो पैसा मिल रहा है तो हम इसको इनकम मान लें, नहीं, ये इनकम नहीं है। क्यों, इनकम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये हमेशा उस ईयर में एग्जॉस्ट हो जाती है। आपने इनकम किया, इनकम आ गई, खत्म, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। कोई भी नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो केवल उसी ईयर को बिलोंग करता है। ठीक है, अब आप बताइए, बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल लगाई तो क्या ये वहीं खत्म हो जाएगी। वो फर्नीचर लगाता है तो क्या फर्नीचर उसी साल में जाके खत्म हो जाना है, या वो
पैसे लाता है कैश में, तो क्या कैश में पैसे जो लाएगा उसी साल में खत्म हो जाएगा? वो खत्म नहीं होता। वो बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बिजनेस को ये जितना भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया है ये उसको रीपे भी करे। ठीक है, प्रैक्टिकली जब बिजनेसमैन जो पैसा निकालता है उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो ये जो भी पैसा वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ये इनकम नहीं आप मान सकते हो बिजनेस की, ये बिजनेस की इनकम नहीं है। क्योंकि अगर इनकम होती तो उसके अगेंस्ट उसने कोई काम किया होता, तो उसके अगेंस्ट उसको इनकम हो रही होती। यहाँ कोई काम तो किया नहीं है, यहाँ तो सिर्फ सिंपल सा ये हो रहा है कि जो बिजनेसमैन है उसने बिजनेस में पैसा लगाया है, और ये जो पैसा लगाया है ये फ्यूचर में वो ले भी जा सकता है। जबकि इनकम में अगर आप देखेंगे तो एक बार आपको इनकम हो गई तो वो वापस नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको इनकम हो गई तो वो बाद में वापस लिया जा सकता है, नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने उसका सारा काम कर दिया, इनकम के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, तो वो आप इंटाइटल्ड हो गए, अब आपको मिल गई, वो वापस ले जाने का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जबकि आप कैपिटल में जाओगे तो कैपिटल का ऐसा नहीं है कि आप इसको इनकम मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये वापस भी हो सकती है, बिजनेसमैन बिजनेस से निकाल भी सकता है पैसा। तो जो कैपिटल अकाउंट होता है वो नॉमिनल नहीं हो सकता, रियल तो नहीं है, ये तो समझ लीजिए। रियल बिजनेस के एसेट्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप ओवर द पीरियड एग्जॉस्ट करते हैं। आप रियल के केस में ये कह सकते हैं, यहाँ पे जो फर्नीचर अकाउंट है ये रियल अकाउंट है, ठीक, और ये जो कैश ला रहा है ये रियल अकाउंट है, इनको आप रियल कह सकते हो। और जो कैपिटल है इसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट क्यों कहते हैं ये समझ लीजिए। पर्सनल अकाउंट में तीन क्लासिफिकेशन बताए थे। पहला बताया था नेचुरल पर्सन, किसी भी इंसान का जो नाम होता है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर होता है। दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वैसे तो नेचुरल नहीं है पर उसको लॉ ने परमिट कर रखा है कि वो अपने नाम के अंडर काम कर सकता है, उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या किसी इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये जो कैपिटल है ये प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोप्राइटर एक इंसान है, इसलिए पर्सनल अकाउंट है। अब आप जरा जो मैंने रूल लगाए थे उसके हिसाब से आप चलिए, तो आप देखेंगे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां अगर आप बिजनेस हैं, क्योंकि आप बिजनेस मान के एंट्री करते हैं, तो जो कैपिटल है मतलब जो बिजनेसमैन है, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेसमैन को। तो जो बिजनेसमैन है उसने ये सारी चीजें आपको दी हैं, मतलब वो रिसीवर नहीं है, वो गिवर है। तो यहां पे वो गिवर है, ठीक। और ये जो फर्नीचर और कैश है ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप ये बताइए, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा दिया है, बिजनेस में फर्नीचर दिया है, तो ये फर्नीचर और कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? अपने आप को बिजनेस मान के हमेशा एंट्री करिएगा, बिजनेसमैन नहीं। फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो ये फर्नीचर और कैश जो है ये बिजनेस में आ रहा है। आने का मतलब ये है कि ये चीजें डेबिट व्हाट कम्स इन है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब ये हो गया, ये जर्नल एंट्री करते वक्त इन होंगी ये साथ, इसका मतलब ये डेबिट होंगी। डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं। और ये क्योंकि गिवर है, रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां बिजनेसमैन जो है वो गिवर है, तो इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, देखिए फर्नीचर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसको डेबिट कर रहे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। और ये देने वाला कौन है, देने वाला बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को बिजनेसमैन नहीं लिखते हैं, उसको यहां कैपिटल वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है तो कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक। फर्नीचर 15,000 का, कैश 8,000 का, और इन दोनों का टोटल 23,000 रुपए यहां आप लिख देंगे, ठीक। आप इसकी दो अलग एंट्री भी बना सकते थे। मान लीजिए आप एंट्री एक बनाते हैं कि फर्नीचर डेबिट टू कैपिटल, ये एक एंट्री हो गई फर्नीचर लाने की। दूसरी आप एंट्री बना लेते कैश डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। और इनको कंबाइंड करके बनाया जा सकता है। फर्नीचर और कैश अगर आप अलग अलग एंट्री बनाएंगे तो देखेंगे दो अलग डेबिट हो गए। इन दोनों को एक साथ लिख लिया, और कैपिटल दोनों में कॉमन था, फर्नीचर टू कैपिटल में भी कैपिटल आ रहा है और कैश टू कैपिटल में भी कैपिटल आ रहा है, तो इस कैपिटल को जोड़ के यहां लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये वो एंट्री हो गई कि अगर बिजनेसमैन बिजनेस में कोई चीज लाता है, चाहे वो कैश लाए चाहे वो फर्नीचर लाए, ठीक है,
तो उसकी एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम कह सकते हैं कैपिटल इंट्रोडक्शन की ये एंट्री है। ठीक, अब आइए दूसरी एंट्री देखें। जब आप ये जनरल एंट्रीज कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो मैंने रूल लिखाए थे आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल के, उन रूल को बिल्कुल साइड में कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये रूल अप्लाई होंगे, और जब अप्लाई होंगे तो मैं बोलूंगा देखिए ये इस तरह लग रहा है, तो अगर आपकी आंखों के सामने ये नहीं होंगे तो फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब क्या है। ठीक है, अब हम करते हैं एंट्री। मान लीजिए हमने किया मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज, कोई बिजनेस है, उसने कोई मशीनरी खरीदी, ठीक, मान लीजिए 50,000 की। ठीक, पिछली उसमें वीडियो में मैंने बताया था अगर ये नहीं लिखा है कि ये खरीदी कैसे गई है तो आप इसको मान सकते हैं कि ये कैश में खरीदी गई है। मतलब जब आपने मशीनरी खरीदी तो उसके बदले आपने उसको पैसा दिया, जब खरीदोगे तो उसके बदले कुछ दोगे ना, तो पैसा आपने दे दिया। तो जब कुछ नहीं लिखा होता है तो आप बाय कैश मान लीजिए, मतलब कैश में खरीदी गई है। अब इसमें सबसे पहले अकाउंट छाटिए कि कौन से दो अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। एक अकाउंट है मशीनरी, मशीनरी का नेचर क्या है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। अकाउंट छाटने के बाद फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई, ये रियल है, ये पर्सनल नहीं हो सकता। पर्सनल नहीं हो सकता क्योंकि पर्सनल किसी के नाम होते हैं, और ये नॉमिनल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये खर्चा एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंडिचर तो है पर एक्सपेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस का बेनिफिट हमेशा उसी साल मिल जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड नेचर का नहीं होता है। जबकि आप एक बार मशीनरी खरीद लेते हो तो ये नहीं है कि जिस साल खरीदी उसी साल आपको बेनिफिट देगी, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ये बिजनेस का एसेट माना जाता है, इसीलिए इसको रियल बोलते हैं। और दूसरा है कैश, कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट होता है। ठीक है, अब रूल लगाइए, दोनों रियल हैं तो इसमें केवल रियल के ही रूल लग जाएंगे। रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप पूरे ट्रांजैक्शन में देखिए, मशीनरी आ रही है कि जा रही है। अगर आपने मशीन खरीदी है तो मशीन आ रही है, आने का मतलब इन का मतलब डेबिट। और अगर आपने मशीनरी खरीदी है कैश में तो कैश जा रहा है, इसका मतलब यह है आउट, आउट का मतलब क्रेडिट। अब इसकी एंट्री बनानी पड़ेगी, तो जो मशीनरी आ रही है इसको डेबिट करिए, और जो कैश जा रहा है इसको क्रेडिट करिए। रूल यही कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आउट है इसलिए क्रेडिट, मशीनरी इन है इसलिए डेबिट। और अमाउंट लिख दीजिए 50,000। ठीक, अब यही अगर मैं आपसे कह दूं कि मशीनरी परचेज ₹50,000 और कैश की जगह आप कर लीजिए, मान लीजिए दूसरा एंट्री मैंने कर ली कि कैश की जगह उसको चेक से पेमेंट हुआ है। ठीक है, पहली एंट्री तो बता दी कि मान लिया कैश से पेमेंट हुआ है, पर मान लिया कैश नहीं दिया है, आज की डेट में वो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, उसने चेक से पेमेंट कर दिया, तब क्या एंट्री करेंगे? तो मशीन तो वैसे ही आइडेंटिफाई आपको हो रही है। ठीक है, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं है। और ये जो चेक है ये बेसिकली ये वो पैसा है जो बैंक से जा रहा है। बैंक होता है मेरा पर्सनल अकाउंट। अब यहां मशीनरी तो डेबिट हो जाएगी क्योंकि मशीनरी आ रही है, मशीनरी रियल अकाउंट है। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप मशीनरी खरीद रहे हो, खरीदने का मतलब इन आ रही है तो डेबिट कर दिया। और बैंक अकाउंट, चेक का मतलब क्या होता है? बैंक। अब ये बताइए बैंक क्या है? बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। क्यों? किसी इंस्टीट्यूट का नाम है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब इंस्टीट्यूट का नाम आ गया तो रूल लगाएंगे पर्सनल अकाउंट के। ये किसमें रूल लगेगा? इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बताइए जब मशीनरी आ रही है तो ये जो बैंक है इसमें पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? बैंक को पैसा मिल रहा है कि पैसा दे रहा है? बैंक पैसा दे रहा होगा। जब आप मशीनरी खरीद रहे हैं तो बैंक पैसा दे रहा होगा। जब बैंक पैसा दे रहा है इसका मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक देने वाला है इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। जब चेक लिखा होता है तो चेक यहाँ नहीं लिख देते, यहाँ बैंक के लिखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा बैंक से ही मूव कर रहा है। ठीक, तो हमने ये वो एंट्री आपको बता दी कि मान लीजिए वो कैश में खरीदता है, मतलब मशीनरी खरीदा कैश में, तो क्या एंट्री होगी? और मशीनरी मान लीजिए खरीदता है और पेमेंट करता है थ्रू चेक, तो मशीनरी तो वही है। तो इस ट्रांजैक्शन में डेबिट व्हाट कम्स इन तो वही मशीनरी होगी। पर अब कैश से पेमेंट तो जा नहीं रहा है, पेमेंट जा रहा है चेक से।
चेक से मतलब बैंक, बैंक मतलब पर्सनल, पर्सनल में का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब इस ट्रांजैक्शन में जो बैंक है वो गिवर है, रिसीवर तो है नहीं, पैसा बैंक को मिल तो रहा नहीं है, बैंक से जा रहा है बल्कि, इसलिए उसको हमने क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट को। ठीक, अब अगला ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड इन चेक। आपने सामान कोई खरीदा और पेमेंट चेक के थ्रू किया, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इस ट्रांजैक्शन में अकाउंट आइडेंटिफाई करिए, कौन से दो अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ रहा है। अब यहाँ पहला अकाउंट है, आपको जो इंपैक्ट करता हुआ दिख रहा होगा वो गुड्स, ठीक है। पिछली क्लास में भी वीडियो में डिस्कस ये किया गया था कि गुड्स जब आता है तो गुड्स को गुड्स नहीं लिखते हैं, गुड्स को या तो परचेज लिखेंगे या सेल लिखेंगे या परचेज रिटर्न लिखेंगे या सेल रिटर्न लिखेंगे। अब गुड्स में यहाँ परचेज दिख रहा है इसलिए परचेज सेलेक्ट किया। जो पहला अभी इससे पहले डिस्कस किया था वहां मशीनरी परचेज था, वहां परचेज क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ, क्यों, क्योंकि जब स्पेसिफाई कर दिया मशीनरी है तो इसका मतलब यह है कि वो मेरे बिजनेस के लिए एसेट है, वो कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसको हम खरीद के बेचने का मन बना रहे होंगे, ठीक है। जब ऐसा कुछ होता है कि जहां हमारी इंटेंट होगी कि खरीद के बेचने का मन बना रहे हैं तो वहां उसको कुछ नाम नहीं देंगे, उसको मशीनरी नहीं बोलेंगे, उसको फर्नीचर नहीं बोलेंगे, उसको हमेशा बोलेंगे गुड्स। तो वहां हमें पता चल जाता है कि ये वो चीज है जिसमें हम डील कर रहे हैं। पिछले वाले जो इलस्ट्रेशन है उसमें मशीनरी मेरा गुड्स नहीं है, मशीनरी मेरा एसेट है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे बिजनेस में, ठीक है। और गुड्स का क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है कि हम बिजनेस में लाएंगे और उसको बेच देंगे फर्दर, उसका यूज नहीं होगा बिजनेस में, ठीक है। अब परचेज अकाउंट, तो जब गुड्स होता है तो गुड्स में गुड्स नहीं सेलेक्ट करते हैं, उसके साथ क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, परचेज सेल या परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, वो सेलेक्ट करते हैं। तो हमने परचेज सेलेक्ट किया। दूसरा जो हमारा है वो है चेक। चेक का मतलब होता है बैंक, चेक जहां भी समझ में आए वहां समझ में आइए बैंक, ठीक। जो परचेज अकाउंट होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल नहीं हो सकता, रियल नहीं हो सकता, किसी का नाम नहीं है और ये बिजनेस का एसेट भी नहीं है, ठीक। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे में कन्वर्ट होता है इसको, और जो बैंक होता है ये होता है पर्सनल अकाउंट। ध्यान रखिए जब ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट आप सेलेक्ट कर लेते हैं फिर अब आपको उनका नेचर आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि नेचर नहीं आइडेंटिफाई होगा तो आप रूल नहीं लगा पाएंगे। रूल क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये आपसे कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब ये जो नॉमिनल अकाउंट में परचेज कर रहे हैं तो ये क्या है आपके लिए, खर्चा है कि इनकम है, बिजनेस मानिए अपने आप को, ये आपके लिए खर्चा है, इसका मतलब ये डेबिट होगा। नॉमिनल में ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो रहा है। और ये जो बैंक है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक क्या है, बैंक को पैसा मिल रहा है, रिसीवर है कि गिवर है। जब आप कोई चीज सामान खरीदेंगे और चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक रिसीवर होगा, उसको कुछ मिल नहीं रहा होगा, ये रिसीवर है इसलिए क्रेडिट, ठीक। तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, 8,000, ठीक है। पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने कैश वाले आइटम आपको बताया था कि कैश में अगर खरीदते बेचते हैं तो क्या होगा, और एक वो भी बताया था कि अगर उधार पे खरीदते बेचते हैं तो क्या होता है, वो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। बैंक वाली एंट्री में अभी आपको बता दे रहा हूं। अब मान लीजिए दूसरी एंट्री हमने एक और ली, सेल्स ऑफ गुड्स एंड पेमेंट रिसीव्ड इन चेक ₹9,000। मान के चलिए सामान आपने बेचा है और आपको जो पेमेंट मिला है वो चेक के थ्रू मिला है, ठीक है, चेक के थ्रू पेमेंट मिला है 9,000 रुपए। इस ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई करिए, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए सेल। मैंने जब भी बताया था गुड्स आए तो गुड्स के साथ क्या हो रहा है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। सेल मेरी होती है इनकम, इनकम का मतलब सेल मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट,
अब नॉमिनल में क्या होता है, नॉमिनल में दो ही चीज हमने पढ़ी है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल आपकी हो गई इनकम, और ये जो चेक है, चेक का मतलब बैंक, बैंक का मतलब पर्सनल, चेक मतलब बैंक, क्योंकि बैंक से ही ट्रांजैक्शन होता है, और बैंक का जो नेचर होता है वो क्या होता है, पर्सनल। जब पर्सनल है तो पर्सनल का नियम क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब अगर आप सामान बेच रहे हो तो बैंक में पैसा आ रहा होगा कि बैंक से जा रहा होगा, बैंक को मिल रहा होगा कि बैंक से जा रहा होगा। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक रिसीवर होगा, यहाँ पे उसको मिल रहा होगा पैसा, इसलिए आप रिसीवर लिख के, पर्सनल में रिसीवर लिख के इसको डेबिट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिसीवर है। रूल के हिसाब से चलेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब अगर इसकी एंट्री आपको करनी हो तो कैसे करेंगे, ये डेबिट करना पड़ेगा आपको बैंक अकाउंट, और ये जो है सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और आपने यहां लिख दिया 9,000 रुपए। चलिए कुछ और ट्रांजेक्शन डिस्कस करते हैं। अब हम कुछ खर्चों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने लिखा, आपके सामने खर्चा आया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड ₹6,000 बाय चेक। खर्चा कोई भी हो सकता है, आप एडवर्टीजमेंट के रेंट रख लो, खर्चा खर्चा होता है। ठीक, अब इसमें अकाउंट आइडेंटिफाई करिए। एक तो जैसे ही आपको चेक दिख जाए करे तो चेक का मतलब बैंक, बैंक का मतलब पर्सनल, तो ये पर्सनल है। ठीक, और दूसरा आपको क्या दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये एक अकाउंट है, ये नॉमिनल है। ठीक, अब पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब अगर आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में खर्चा कर रहे होगे तो ये बताइए आपके बैंक के पास पैसा आ रहा होगा, वो रिसीवर होगा कि गिवर होगा। अगर आपने खर्चा किया है तो बैंक से पैसा जा रहा होगा कि आ रहा होगा, रिसीवर है कि गिवर है, बैंक है गिवर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। क्यों? क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये गिवर है, जब आप खर्चा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस से अगर चेक से पेमेंट कर रहे होगे तो बैंक क्या होगा, गिवर होगा, पैसा देने वाला होगा, रिसीवर नहीं हो जाएगा। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसलिए ये डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है। आपको खर्चा लिखना है, आप लिखिए एडवर्टीजमेंट डेबिट टू बैंक। ध्यान रखिएगा, चेक नहीं लिखते, बैंक लिखते हैं, चेक का मतलब बैंक, क्योंकि तो अल्टीमेटली पैसा बैंक से ही जा रहा होगा। अमाउंट लिख दिया आपने 6,000 रुपए। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, मान लीजिए इसी में हमने लिखा रेंट पेड बाय चेक ₹9,000 मान लीजिए। ठीक, आइडेंटिफाई करिए सबसे पहले इस जो ट्रांजैक्शन है रेंट पेड बाय चेक ₹9,000, इस ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई करिए कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट कर रहे हैं। चेक दिख रहा है, चेक सेलेक्ट कर लीजिए, चेक का मतलब होता है बैंक। अब अगर आपने रेंट पे किया है तो बैंक से पैसा, बैंक रिसीवर होगा कि गिवर होगा। ये क्यों सोचते हैं कि रिसीवर है गिवर है, क्योंकि रूल ऐसा कहता है कि जब भी पर्सनल अकाउंट आपको दिखे, चेक का मतलब बैंक, बैंक का मतलब इंस्टीट्यूट, मतलब पर्सनल अकाउंट, तो आप ये देखते हैं कि वो डेबिट द रिसीवर है कि गिवर है। अगर आपने रेंट पे किया है तो जो आपका बैंक है वो रिसीवर नहीं हो सकता, वहां से पैसा जा रहा होगा, वो गिवर होगा, इसलिए ये है गिवर। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में गिवर, गिवर का मतलब हो गया क्रेडिट। और रेंट पेड आपका एक आइडेंटिफाई हो गया, ये आपका खर्चा है। जब वो खर्चा है तो नॉमिनल, जैसे ही आया खर्चा तो खर्चा होता है नॉमिनल, और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये जो नॉमिनल है आपका, ये एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। रेंट पे कर रहे हो इसलिए खर्चा है, अगर ये रेंट रिसीव हो रहा होता तो वो इनकम हो जाती। ठीक है, पर्सनल नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी का नाम नहीं है, और रियल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक बार आपने रेंट किसी महीने का पे कर दिया तो वो कैरी फॉरवर्डिंग नेचर का नहीं होता। एक बार आपने पे कर दिया तो एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, वो उसी साल खत्म। ऐसा नहीं है कि आज पे करोगे तो 10 महीने बाद उसका बेनिफिट लेते रहोगे। अगर कुछ ऐसा होता कि आज पे कर दिया और साल भर आपने इस्तेमाल करना है उसका, तो उसको हम एडवांस रेंट कह सकते हैं, उसको आप कह सकते हो कि वो एसेट है बिजनेस का।
पर रेंट नहीं होता। रेंट का मतलब ये है आपने पे किया और आप उसको एग्जॉस्ट करे ले रहे हो, उसके खर्चे का फायदा उठाए ले रहे हो, वो कैरी फॉरवर्डिंग नेचर का नहीं होता है। ठीक है, नॉमिनल। अब इसका एंट्री बना ली आपने, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, $9,000। ये डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, पर क्योंकि एक चीज समझानी है वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने ये लिखा परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम हमने लिखा परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम ₹9,000। ठीक, राम से हमने सामान खरीदा 9,000 रुपए का। गुड्स है, गुड्स में कभी भी गुड्स मत आइडेंटिफाई करिए, उसके साथ क्या हो रहा है, परचेज हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करिए। परचेज आपका कौन सा अकाउंट होता है, ध्यान रखिए, सबसे पहले ट्रांजैक्शन में ये आइडेंटिफाई करना है कौन से 2 अकाउंट इंपैक्ट कर रहे हैं। तो गुड्स में हमने आपको बताया गुड्स के साथ क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है कि सेल हो रहा है, कि परचेज रिटर्न है कि सेल रिटर्न, उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो ये है परचेज, ठीक, इसको आइडेंटिफाई कर लिया। और दूसरा ये है राम, ठीक, इसको आइडेंटिफाई कर लिया। परचेज क्या है, नॉमिनल, नॉमिनल में खर्चा, खर्चा क्या कहता है, डेबिट करो। परचेज नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो परचेज है नॉमिनल क्योंकि खर्चा है, खर्चा का मतलब डेबिट। और राम क्या है मेरा, अब आप बताइए, आपने राम से परचेज किया है तो राम आपको सामान दे रहा होगा, रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर तो हो नहीं सकता, जब आप खरीद रहे हो तो वो देने ही वाला होगा, वो गिवर है। तो ये गिवर है, राम एक तो पर्सनल है और गिवर है, ठीक, पर्सनल, पर्सनल में गिवर। अब इसकी अगर आप एंट्री करेंगे, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, यहां आपको क्योंकि नाम दिख रहा है और ये तो कहीं है नहीं कि ये चेक से पेमेंट हुआ है कि कैश से पेमेंट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजैक्शन उधार पे हुआ है, तभी ये नाम दिख रहा है और आपको चेक और कैश की कोई डिटेल नहीं दी जा रही है। तो इसका जब आप एंट्री करेंगे तो आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट ठीक टू राम। लिविंग में मैंने आपको बताया था कोई भी लिविंग बिंग होगा तो अपॉस्ट्रोफी एस के साथ उसका अकाउंट लिखेंगे, राम से अकाउंट लिखा आपने 9,000, ठीक। अब आपने ये तो लिख लिया, कर लिया। अब आपके साथ क्या हुआ, आपने जब उस, ये तो आपने लिख लिया, अब आपके साथ क्या हुआ कि आपने जब वो गुड्स गत्ता खोला तो आपने देखा उसमें जो 500 के सामान था वो बेकार था, तो वो आपने रिटर्न कर दिया। तो अब हम एंट्री जो सीख रहे हैं वो सामान वापस करने की क्या एंट्री होती है। अब हम उसमें लिख रहे हैं, मान लीजिए ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ, परचेज रिटर्न ऑफ ₹500 टू राम। भैया राम से खरीदा तो उसी को वापस करोगे, ठीक है। अब अकाउंट आइडेंटिफाई करो, एक तो आप रुको, राम दिख रहा, ठीक, राम है पर्सनल, और दूसरा आपको क्या दिख रहा, मैंने आपको बताया था कि गुड्स सामान वापस हुआ है तो सामान के साथ क्या हो रहा है, परचेज है कि सेल है, कि परचेज रिटर्न है कि सेल रिटर्न है, वो आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा आपने आइडेंटिफाई किया परचेज रिटर्न, ठीक। अब परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है ये समझ लीजिए। वैसे तो जो परचेज रिटर्न आपकी है, ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक, पर अगर आप नॉमिनल अकाउंट के रूल से चलेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो आप इस पे लगाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी कोई इनकम तो है नहीं, उस सेंस में आप देखें तो इनकम नहीं है। पर थोड़ा सा और ब्रॉडली सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जब खर्चा था और खर्चे में आपने 500 रुपए का सामान वापस कर दिया तो खर्चा कम हो गया। भाई 9,000 रुपए खर्चा था, आपको ये 9,000 रुपए आपने उधार पे खरीदा सामान, तो एक तरह से खर्चा आपको उस समय 9,000 हो गया, ठीक, कि 9,000 आपको देने हैं। पर अगर आप 500 का सामान वापस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो जो खर्चा पहले आपने 9,000 का किया था वो 500 से कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपको 8,500 रुपए देना है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ये 500 रुपए जो आपका है वो इनकम हो गई, ठीक। खर्चे का कम होना भी इनकम कहलाता है, पर सही
तरीके से अगर आपको सोचना है तो जो बुक में भी आप देखोगे कि इसको जो थिंकिंग डेवलप की जाती है तो वो इस तरह की जाती है कि जब आपने परचेज रिटर्न की एंट्री देखी तो आपने एक राम आइडेंटिफाई किया, एक परचेज रिटर्न आइडेंटिफाई किया। जो राम अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है। अब जब आप कोई सामान वापस कर रहे हो किसी पार्टी को जिससे आपने खरीदा है, तो बताइए वो रिसीवर है कि गिवर है? वापस करते वक्त जब ले रहे थे तब वो गिवर था, अब जब आप वापस कर रहे हो तो वो रिसीवर हो गया। तो ये हो गया रिसीवर, और रिसीवर का मतलब होता है क्रेडिट। क्यों? पर्सनल अकाउंट का डेबिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। परचेज रिटर्न, ठीक, मैंने आपको बताई परचेज रिटर्न परचेज का उल्टा होता है। परचेज है खर्चा, तो परचेज रिटर्न इनकम, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको इनकम मान लिया जाता है। भाई खर्चे का उल्टा है, परचेज खर्चा है, रिटर्न उसका ठीक उल्टा, तो खर्चे का उल्टा क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। तो इसकी आप एंट्री करेंगे तो राम यहां डेबिट हो जाएगा। जनरल एंट्री बनाएंगे तो राम डेबिट हो जाएगा, और लिखा 2। अच्छा, लिखने का तरीका फिर मैं बता दूं, 3 छोड़ दीजिएगा, उसके बाद 2 लिखना शुरू करिएगा। ये अगर आप पैटर्न बना लेंगे तो ये फॉर्मेट हमेशा सही पकड़ में आ जाएगा आपके। और आपने लिखा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, अमाउंट लिखा आपने 500, अमाउंट लिखा 500, ठीक। और हमेशा ध्यान रखिए परचेज डेबिट होता है, डेबिट होता है, खर्चा होता है, तो परचेज रिटर्न हमेशा आपको क्रेडिट दिखेगा। और परचेज रिटर्न के एक वर्ड और है जो परचेज रिटर्न में इस्तेमाल होता है, मतलब जिसका मतलब परचेज रिटर्न होता है, उसको ये बोल देते हैं कभी कभी रिटर्न आउटवर्ड। ध्यान रखिएगा, रिटर्न आउटवर्ड। क्यों? सामान बाहर जा रहा है तो ऐसी रिटर्न जिससे सामान आउट हो रहा है वो क्या हो सकती है? सेल रिटर्न तो हो नहीं सकती, क्योंकि सेल रिटर्न में तो पैसा आ रहा, वो सामान आ रहा होता। तो अगर किसी ऐसी रिटर्न की बात हो रही है जहां आउट हो रहा है सामान, तो वो हमेशा परचेज रिटर्न हो सकती है। तो आपने लिख लिया राम्स अकाउंट डेबिट। ये डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि परचेज रिटर्न करते वक्त ये रिसीवर बन गया, तो डेबिट द रिसीवर, और परचेज रिटर्न आपकी इनकम मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये परचेज का उल्टा है। परचेज अगर खर्चा है तो खर्चे का उल्टा इनकम होती है, इसलिए परचेज रिटर्न को इनकम मान लेते हैं, इसलिए उसको क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है, वो इस सेंस में केवल इनकम है कि वो खर्चे को कम कर रही है। जो आपका पहले खर्चा हुआ था, आप सामान आप वापस कर रहे हो तो वो कम कर रही है, इस सेंस में वो इनकम है। बाकी एज सच इनकम वैसा नहीं है ये। ठीक, इसमें एक चीज और मान लीजिए ऐड कर लेते हैं। अब राम का पेमेंट भी देख लेते हैं, हमें राम का पेमेंट करना है। ठीक है, अब वहां पे आपको लिख के दे दिया जाए, अब वहां पे आपको लिख के दे दिया जाएगा, जब राम का पेमेंट आप कर रहे हैं तो सीधे सीधे लिख दिया जाएगा पेड राम बाय चेक। ठीक, सिर्फ ये लिख दिया, अमाउंट नहीं लिखा। तो अपनी कॉमन सेंस आपको लगानी है। परचेज अगर 9,000 का हुआ था, 500 का सामान आपने वापस कर दिया है, तो उसको अब 8,500 ही पे करोगे। ठीक, अब अगर आप राम को पे कर रहे हैं तो एक तो आपने सबसे पहले अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। एक अकाउंट आइडेंटिफाई किया आपने, राम होता है पर्सनल, और दूसरा आपने आइडेंटिफाई किया चेक का मतलब होता है बैंक का मतलब भी होता है पर्सनल। दोनों पर्सनल हैं तो पर्सनल अकाउंट के ही रूल से आपका काम चल जाएगा। राम आपको अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो डेबिट द रिसीवर है, ये डेबिट है, पैसा इसको मिल रहा है, और जो आपका बैंक है वो क्रेडिट द गिवर है, वो क्रेडिट है। तो आपको क्या करना है, एंट्री राम्स अकाउंट डेबिट, ये पेमेंट की एंट्री है कि सामान लौटाने के बाद फाइनली आप पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट चेक से है इसलिए बैंक हमेशा लिखते हैं। ठीक, लिख दिया आपने 8,500। ये 8,500 कैसे आया? बहुत सिंपल सा चीज है, 9,000 का खरीदा था, 500 वापस हो गया, तो अब आप 8,500 का पेमेंट करेंगे। प्रियंक कॉमर्स क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पहले से पता चल जाए। प्रियंक कॉमर्स क्लासेस की तरफ से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।